नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का शेष भाग। बेटा पाठ काफी लंबा है इसलिए धीरे धीरे आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में पुराने काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है, क्योंकि पहले इतिहासकार नहीं हुआ करते थे। तुम कोई भी डेट को एकदम क्लियर नहीं बता सकते। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती है। कोई निश्चित समय नहीं है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक पेशेंस रखकर भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्लन राजनीति कल्लन की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहासकार माना जा सकता है। ये कश्मीर का इतिहास था, ठीक है बेटा, जो कि कल्लन जी ने लिखा था, जिसकी रचना गड़बड़ का मतलब था बेटा आपस में घुल मिल जाना, ठीक है। आपस में घुल ईसा की जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों मतलब बेटा मैंने आपको बताया था किसी वस्तु का बचा खुचा भाग, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों मतलब कि यात्रा विवरण से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों, चीनियों के कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बौद्ध के स्वभाव का जनता का प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूत्र चलती हुई आ रहा है, विरासत में मिली है। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापार प्रचार हुआ है। इससे जनता को एक मजबूत टिकाऊ संस्कृति और पृष्ठभूमि मिली है। लेकिन इतिहास की उपेक्षा मतलब महत्व न देना के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया है। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ है और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाकाव्य दर्ज विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में। ये कृति परंपरा, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीति का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उसे कुछ अधिक से विचार अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाश करने की दृष्टि से भिन्न है। विभिन्न उपलब्धों पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करने जारी भी किए, लेकिन ये कार्य अब भी अधूरा है। विश्वकोश मतलब होता है बेटा क्या? विस्तृत क्षेत्र में फैले विचारों का संग्रह। प्रामाणिक मतलब होता है जिसका सबूत उपलक्ष्य हो। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे, और उन्हें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते। इसलिए विरोधी विचार रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई देता है। घालमेल मतलब मिलावट। उनमें से कुछ अंश इसलिए आर्य में स्त्रियों के आने विवाह का प्रचलन नहीं था।
किंतु महाभारत कथा एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे पैसे मौजूद आदिवासियों के साथ नए नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर रहे। इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधित किया। संशोधन मतलब होता है बेटा बदलाव। क्या होता है बेटा बदलाव करना। इससे सबको समेट कर चलने वाला एक उदार व्यापार को ग्रहण कर लिया है, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। बुनियादी नजरिया जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का अधिकार नहीं होता। एकाधिकार मतलब होता है बेटा किसी का एक का अधिकार। उसे देखना और उसमें तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को सहन कर लिया गया है। महाभारत हिंदुस्तान बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत, यानी आर्य को तेज, किंतु इनाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत फैले उत्तर तक फैले सीमित रामायण की कहानी तथा दक्षिण के आर्य विस्तार की कहानी। ये विराट जो गृह युद्ध बाद में विस्तार से फैला, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे और तौर से अंदाज लगाया गया है कि यह सब कुछ 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। मतलब एकाधिकार स्थापित कर लिया जाए। इस लड़ाई में अखंड मतलब समूचा सारा भारत की अवधारणा शुरुआत की गई है। अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल है। इस हिस्से को उस समय गंधार, जिसे वर्तमान कंधार शहर का नाम पड़ा, उस भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता है कि वास्तव में इसी कारण मुख्य पत्नी का नाम गंधार यानी कन्या पड़ा। गंधार यानी गंधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने। बेटा अगर कोई तुमसे पूछे ना भारत तो पहले किस नाम से पुकार देते, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो इंद्रप्रस्थ कहोगे बेटा आप। दिल्ली को लो। भारत में कृष्ण से संबंध व्याख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। जो पहले सिद्धांत बनाए गए थे नैतिक पर जोर दिया गया है। धर्म की बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और न ही समाज में एका रह सका जा सकता है। इसका लक्ष्य है कि लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। लेकिन धर्म स्वयं ही सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर लोक समाज के कल्याण को छोड़कर समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील में बदलाव ना हो, परंतु इसके अलावा धर्म जिम्मेदारी का सम्मिश्रण करते हुए समय साथ बदलता है, क्योंकि हिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई देता सामने से। महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। विराट विराट मतलब बड़ा युद्ध है, विशाल। इस प्रसंग अहिंसा के धारणा का जाता संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानवता इनसे मानसिकता के अभाव से आत्मविश्वास से क्रोध की घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार था, समृद्ध मतलब भरा पूरा, जिसमें अनेक अनमोल जिसका कोई मूल्य ना हो, विविधतापूर्ण भरपूर जिंदगी से सारोवर्थ है। ये केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं, महाभारत से मिलने शिक्षा को एक वाक्य रूप में सूत्रीभूत किया गया। दूसरों साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार न हो। इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया है। फिर ध्यान देने योग्य है कि महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या
उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता का साधन, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा, सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में जीवित और विकासशील जनता ला देश है। असंतोष प्रकृति का प्रेरक है। बेटा जो पढ़ा सो अच्छे से पढ़ना है, कठिन से कॉपी में लिखना और याद करने हैं। शेष बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।